दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ रवायती तौर पर पार्लिमान जो है उसको मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। और पाकिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस बारे में दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया तो यही है कि जो पार्लिमान है यही सारे जमहूरी प्रोसेस की माँ है, इसी के बतन से जो है वो आइन निकलता है, इसी के बतन से कानून साजी होती है, यहीं पर आकर लोगों की दादरसी होती है, यहीं पर लोगों के नुमाइंदे चुने जाते हैं और आके बैठते हैं। और यही नुमाइंदे जो हैं, जिनको हम पार्लिमान ऑब्वियसली कहते हैं, ये फिर लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए ये पार्लिमान सबसे मुकद्दम है, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो, चाहे वो अदालतें हों, सबसे ऊपर है, एग्जेक्टिव से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब ये तरमीम आती है, तरमीम आई पाकिस्तान में भी, रिसेंट भी तरमीम एक आई, तो यही कहा गया कि ये इसका इस्तेहकाक है, क्योंकि ये दस्तूर जिन लोगों ने बनाया होता है, पाकिस्तान में 73 में बनाया, जिन ममालिक में उनके ममालिक के लोगों ने बनाया होता है, वो पार्लिमान ही बनाती है। तो पार्लिमान क्या होती है? हमारे MNAs हैं, अब हमारे सेनेटर्स भी हैं। तो ये जब जिस दस्तूर को बनाते हैं वही इस मुल्क का कानून बनता है, उसी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट गवर्न होती है, उसी के ज़रिए पाकिस्तान का तमाम इंतज़ाम चलता है। तो जो पार्लिमान दस्तूर बनाती है ऑब्वियसली वही सुप्रीम होगी। तो इसलिए ये कहा गया अब की डिबेट में कि जनाब वो पार्लिमान स्याह करे, सफ़ेद करे, 26 लाए, 27 लाए, 28 जाए, 30 पे जाए, जहाँ पे भी जाए तरमीम में, उसको ये इस्तेहकाक हासिल है क्योंकि वो आइन की भी फाउंडर है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की जो पार्लिमान है वो फसाद की जड़ है, वो एक्चुअली सबसे बड़ा फितनागाह है। और यहाँ से बैठ के अवाम के मफाद में पार्लिमान से फ़ैसले नहीं होते, यहाँ पर बैठ के कुछ लोगों के लिए फ़ैसले होते हैं, कुछ ऑफिस के लिए फ़ैसले होते हैं, और अपने ज़ाती सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए पूरे मुल्क को एक उस तरीके से चलाने के लिए जिस तरह के फ़र्द वाहिद चाहे या अफराद कुछ चाहे, उस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं। और तारीख़ गवाह है कि पाकिस्तान की पार्लिमान ने डिक्टेटर्स को भी तक़वियत दी, पाकिस्तान की जमहूरी पार्लिमान ने 8वीं तरमीम जैसी गैर जमहूरी तरमीम को भी 73 के दस्तूर के अंदर इंदराज किया उसका, और उसके ज़रिए फिर पाकिस्तान के अंदर 90s के अंदर हुकूमतें, कोई हुकूमत जम के रह नहीं सकी। तो पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान की पार्लिमान को मुकद्दस बहुत से लोगों के नज़दीक समझा नहीं जा सकता। ये रबर स्टैम्प पार्लिमान भी हो सकती है, ये किसी के इंटरेस्ट को फुलफिल करती फाशिस्ट पार्लिमान भी हो सकती है, ये एक फितरा परवर पार्लिमान भी हो सकती है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए, और मैं डिटेल में नहीं जाता, अभी 26वीं आईनी तरमीम में इस पार्लिमान ने जिस तरमीम को पास किया, इस पार्लिमान ने, जिसको बहुत मुकद्दस समझा जाना चाहिए, समझा जा चाहता है एक हिस्से में, बाकी लोग नहीं समझते जो नाक़िद हैं पाकिस्तान की इस पार्लिमान के, उसने ये जो आईनी बेंच बनाया है उसका जो सरबरा, उसका तयन कैसे हुआ, आपकी सोच और अकल हैरान रह जाएगी कि वो भाई साहब जो एक हमारे मोअज़्ज़ज़ जज थे, भाई साहब तो नहीं जज कहूँगा, माय लॉर्ड जो थे हमारे, उन्होंने अपने हक में हाथ खड़ा किया और तब वो आईनी बेंच के सरबरा बन गए। मतलब ये दुनिया में कहाँ होता है। लेकिन ये इसमें कोर्ट है, इसमें उस जज का कसूर नहीं है, इसमें उस आईनी बेंच का कसूर नहीं है। अगर कसूर है, अगर कोई फितरागर है, तो वो ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट से मुराद मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, इसमें बसने वाले, इलेक्ट होके आने वाले, रहने वाले, हमसे पैसे और मराते लेने वाले MNAs और सेनेटर्स, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये पर्सपेक्टिव है कि ये एक फितना पार्लियामेंट है, ये एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट अदालती निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाने के लिए इस वक्त वकूफ़ पज़ीर हुई हुई है, ये कुछ अफराद के हाथ में सारी ताकत देने के लिए वकूफ़ पज़ीर हुई हुई है, और ये अवाम के हकूक़ पर डाका डालने के लिए वकूफ़ पज़ीर हुई हुई है। ये परसेप्शन है क्रिटिक्स का पाकिस्तान की मौजूदा पार्लियामेंट के बारे में। और उसी पार्लियामेंट के एक अहम तरीन रुकन जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आगे आ गए थे, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल अज़हर कियानी ने, आप नून लीग के, हमारे साथ मुर्जा सोलंकी साहब मौजूद है। मुर्जा सोलंकी साहब को तो देख कर जो है ना, बहुत से लोगों के नज़दीक इस मौजूदा पार्लिमान के फाशिस्ट रवैयों को देख कर लोगों को निगरान दौर ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कम अज़ कम चलो कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, इनका निगरान का मैंडेट डिफरेंट है, ये इनसे बेहतर होंगे। और इरशाद भट्टी साहब, कियानी साहब, ये पार्लियामेंट जो है इसका तकद्दुस हर जमहूरियत में बहुत आला पाए का होता है, इसकी इज़्ज़त की जाती है। पाकिस्तान में इसकी इज़्ज़त बहुत से लोग नहीं कर रहे, वो ये समझ रहे हैं कि आपकी ये पार्लियामान को आपकी हुकूमत ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बना दी है। अकल व आगही के बरखिलाफ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, एक फाशिस्ट सोच के लिए आप लॉज बना रहे हैं, अपने मुखालफिन को जेलों में डालने के लिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए आप वो बना रहे हैं।
सो मच सो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मोहसिन कियानी जो है जज, उन्होंने ये कहा कि आपने इस पार्लिमान ने नैब के दान निकाल कर अरबों खरबों रुपए का पैसा पाकिस्तान के ख़जाने का माफ़ कर कर तबाही फेर दी है। और पार्लिमान जब तक होश में आएगी, जब तक बात बहुत आगे। इस पार्लिमान के साथ क्या किया आपने इलेक्ट होते ही, आपके और आपके प्राइम मिनिस्टर ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शोबे दावत देने का। तासर तो आपने इस तरह दिया इब्तदाई में जैसे आप दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करना चाह रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से उसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा वाज़ेह तौर पे पेश कर दिया। तो मुझे तो खैर आपकी सोच है, जिसकी भी सोच है, इस सोच पे ही बड़ा अफसोस है कि फितने की जड़ जिसे आप कहते हैं कि ये पार्लिमान है और ये बिल्डिंग नहीं, ये लोग हैं। और अगर आप उस पॉलिटिकल प्रोसेस को अब फितना समझते हैं जिसके अंदर सिर्फ हम नहीं, JUIF और दीगर जमातें 2 महीने के बाद, 2 महीनों के तवील प्रोसेस के बाद एक कंसेंसस पे पहुंची हैं आईनी तरामीम के हवाले से, तो देखिए वो तो फिर अब आपकी सोच ही हो सकती है ना। और हम तो इस निज़ाम की बेहतरी के लिए भी आए हैं और हमने इसके हवाले से दलाइल भी दिए और आपके टॉक शोज़ पे भी आके काफ़ी बातचीत की, मगर आपने बड़ी स्वीपिंग और कैटेगोरिक स्टेटमेंट दी। आपने ये कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने वोट अपने हक़ में डाला। आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस को हमने डाला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो था ही बुनियादी तौर पर जजेस ही फैसले करते आए हैं। ये तो पहली दफ़ा उसके अंदर हमने पार्लिमानी रिप्रेजेंटेशन डाली है। इससे पहले तो जजेस ही अपने हक में हाथ ही खड़े करते रहे। हम तो यही कहते रहे कि जजेस ही अपनी तैनातियाँ सिर्फ ना करते रहें, उसके अंदर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। मगर अगर आपको ये भी आप हम पे डालना चाहते हैं तो आप बेशक डालें। आपने कहा कि पार्लिमान ने ये किया, वो किया, पार्लिमानों ने इन द पास्ट ये किया, तो क्या और जो बाकी जुडिशरी के हवाले से जिस तरह उसका एक किरदार रहा है, इस तरह तो काले किरदार फिर आप गिनवाना शुरू करें तो हर हिसाब से हैं। मगर बुनियादी बात यह है कि ये आईनी तरमीम जिसको आप इतना बुरा भला कह रहे हैं, ये 2 तिहाई अक्सरियत से पास हुई है और बहुत तवील प्रोसेस के बाद पास हुई है। और यहाँ पे सो मच सो कि इवन PTI ने भी आखिर में ये कहा, बल्कि इस मुसवदे को सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा कि जनाब अब जो मुसवदा है, ये हम मौलाना साहब के बड़े मशहूर हैं कि आज ये मुसवदा जहाँ पे खड़ा हुआ है ये वो मुसवदा नहीं है जो पहले था और हमें इसके ऊपर कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, मगर क्योंकि हमें इसकी प्रोसेस के ऊपर एहतजाज है इसलिए हम वोट नहीं डालेंगे। तो ये तो एक ब्रॉड कंसेंसस के साथ एक चीज़ पास हुई है। बहरहाल अगर आप ये समझते हैं, ये तो आपकी सोच है, ज़ाहिर बात है, आपका एक शोबा है, आपको अपनी राय का इज़हार करने की बात ये थी बिलाल साहब, मैंने तो खैर मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा जी, हम तो आपको ऐसा लगा कि मैंने अपना ओपिनियन दिया। हो सकता है मेरा ओपिनियन ये हो सकता है मेरा इससे बेहतर हो पार्लियामेंट के बारे में, हो सकता है इससे वर्स हो, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि मैं मॉडरेट कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मैंने इसलिए बड़ा ऑब्जेक्टिवली आपको बताया कि एक मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामान मदर ऑफ एवरीथिंग है। आई थिंक वो हिस्सा आप नहीं सुन सके। और दूसरा मौक़िफ़ मैंने जो बताया वो मैंने आपको बताया कि नहीं सर आप मैं जी और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पहले मौक़िफ़ के ऊपर जोर कम था, दूसरे के लिए अब आपको मेरे जोर देने में भी वो है, तो उससे एक तासर आया। तो बहरहाल तो नहीं सर, मैं जिस तरह आप एनालाइज कर रहे हैं सर, हम भी एनालाइज कर रहे हैं। बहरहाल आपकी ये जिसकी भी ये सोच है, मैं तो इससे इत्तफाक आप इत्तफाक नहीं करते। ये ज़्यादा मुनासिब और पढ़े लिखे लोग इस तरह ही करते हैं कि मेरी सोच कितनी भी आपसे मुख्तलिफ है किसी की, आप उससे इख्तलाफ करते हैं और आप दलाइल देते हैं। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, आपके ख्याल में मैंने जो क्रिटिक्स की इंटरप्रिटेशन की है कि बहुत से लोग इस पार्लिमान को फितना समझते हैं या बहुत से लोग समझते हैं रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में इस तरह क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा मौजूदा पार्लिमान में, जिसके MNA बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं? भाईजान, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट का तकद्दुस उस पार्लियामेंट का होता है जो अवाम की नुमाइंदा हो, जो मैंडेट वाली हो, जिसको अवाम ने मुंतखब किया हो। फॉर्म 47 की पार्लियामेंट नहीं। और पार्लियामेंट वो उसका तकद्दुस होता है जो चंद सियासी शख्सियात के हाथ में ना हो, यरगमाल ना हो। और पार्लियामेंट वो उसका तकद्दुस होता है जो जवाबदेह होती है। पार्लियामेंट उसका तकद्दुस होता है जो आवाम का सोचती है, मुल्क का सोचती है। और पार्लियामेंट की भी हदूद होती हैं। पार्लियामेंट की ये नहीं है कि पार्लियामेंट कोई किसी चीज़ को कोई जवाब दे नहीं है। पार्लियामेंट वो नहीं होती जो पहली नैब तरमीम कर दे कि अब इमरान खान को फंसाना है, लिहाजा 14 दिन से 40 दिन रिमांड कर दिया जाए। पार्लियामेंट वो नहीं होती, उसका तकद्दुस नहीं होता जो दूसरी नैब तरमीम कर दे कि एक बंद चेयरमैन को इख्तियार दे दिया जाए कि वो बंद केस खोल सकता है,
मतलब 190 मिलियन पाउंड इमरान खान का खोल लें। उस पार्लियामेंट का क्या तकद्दुस होगा जो इलेक्शन एक्ट में इसलिए पहली तरमीम कर दे कि अब जो धांधली ट्रिब्यूनल्स बनने हैं उसके सारे इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दें, वो आज़ाद जज, रिटायर जज भी लगा सकें, और ताकि ये धांधली वाला जो है ये मक्कू ठपा जाए। पार्लियामेंट उसका तकद्दुस नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून साजी करे कि मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं तो हम उसके खिलाफ कानून साजी करते हैं। पार्लियामेंट उस पार्लियामेंट का तकद्दुस नहीं होता जो पहला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले आए, उमर अता बंदयाल के पर काटेंगे, काजी फायज ईसा को हम उनको मजबूत करेंगे, और फिर वही पार्लियामेंट, वही तकरीबन पार्लियामेंट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर दूसरा एक्ट ले आए, पहले आर्डिनेंस और फिर वो एक्ट बना दे कि अब हमने जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर से जान छुड़वानी है और काजी फायज ईसा को ज़्यादा बाख्तियार करना है ताकि वो 63A केस लगा सकें, लोटाक्रेसी को जायज़ करार दे सकें, ताकि हम आईनी तरमीम पास कर सकें। और पार्लियामेंट वो नहीं होती, उसका तकद्दुस नहीं होता जिसके बारे में मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह रहे हों कि पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ़ कर दिए और करप्ट जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए। और उस पार्लियामेंट का मैं क्या एहतराम करूं जो 26वीं आईनी तरमीम ले आई है, जिसने आइन के बुनियादी ढांचे पर कह रहे हैं जज अपने आप को पहले भी खुद वोट देते थे भाई, इसमें क्या मसला इतना? ये बात तो ठीक की है कियानी साहब ने। जी मैं उसी पे आ रहा हूं, यानी 26वीं आईनी तरमीम ले आए हुकूमत, पार्लियामेंट और आज़ाद अदलिया, ये हमारा आइन कहता है। आज आज़ाद अदलिया ख़त्म हो गई है तो हुकूमत भी वही है, पार्लियामेंट भी वही है। और दूसरी बात है, इस पार्लियामेंट में बैठे लोग, कितने लोग हैं अपने ईमान से अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं और असल मुंतखब हुए हैं। नवाज शरीफ साहब सिर्फ ये, बाकी छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब ये कह दें तो मैं मान जाता हूं कि वो कह दें कि वो यास्मीन राशिद से असल में जीते हुए हैं। और फिर 26वीं आईनी तरमीम है क्या? आज़ाद अदलिया ख़त्म, असल में जीते हुए तभी उन्होंने हलफ लिया है। आपको क्या लिख के दें? दो चीफ जस्टिस। 26वीं आईनी तरमीम है क्या? एक आईनी बेंच बनता है, उसमें तीनों सीनियर जज नहीं होते। 26वीं आईनी तरमीम है क्या? एक आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, जिसका फैसला कुन वोट होता है, जस्टिस अमीनुद्दीन को वोट देता है और जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह बन जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम है क्या? जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो आईनी अमूर के माहिर नहीं है, वो उन्होंने कोई बड़ा केस आइन पर या आइन के बड़ा केस या बड़ा फैसला नहीं किया हुआ और वो आईनी बेंच के सरबराह बन जाते। ठीक है। और 26वीं आईनी तरमीम है क्या? जिसने अदलिया को तकसीम कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का राइट है भाई, सीधी सी बात है, आप बोलिए जो भी बोलना आपने। जस्टिस मंसूर अली शाह आज परेशान है और वो कह रहे हैं कि पता नहीं केस किसने सुनना है, क्या करना है। अभी तो और आगे 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें आएंगी जब हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनेंगे, जब नए जज भर्ती होंगे तो फिर बाबरकत हो जाएगी। तो पार्लियामेंट सबसे पहले अपनी इज्जत करवाए, इज्जत मांगे से नहीं मिलती। तकद्दुस हम सलाम करते हैं, आज भी कर लेते हैं मजबूरी के तहत, लेकिन पार्लियामेंट सबसे पहले अपनी इज्जत करवाए, पार्लियामेंट सबसे पहले तकद्दुस अपना दिखाए और फिर आगे ये मुतालबा करे कि इसको जाली ना कहो, इसको फॉर्म 47 ना कहो, इसको नकली ना कहो। जब इसके अंदर बैठे हुए लोग मेरा नहीं सोच रहे, मुल्क का नहीं सोच रहे, जाती मफादों भरी कानून साजियां करते हैं और वो असल में जीते हुए नहीं होते और हक मार के बैठे होते हैं, तो फिर मैं कैसे उनको सलाम? पॉइंट आगे जी आपका। मेरा ख्याल है इतनी बड़ी तनकीद तो मैंने भी नहीं की थी जितनी इन्होंने कर दी। आपकी तो पूरी लेजिस्लेटिव उड़ा के रख दी कियानी साहब इन्होंने। लेकिन बहरहाल मैं मुझसे सोलंकी साहब के पास जाऊँगा। सोलंकी साहब, आप बड़े हंस रहे हैं, इसलिए आप खुश हैं कि जनाब आप तो एक अच्छा दौर निगरानों का देख के निकल गए, इस आतिफिशा में अब आप नहीं कूदे हुए, बड़ा अच्छा दौर था, यकीन करें मुझे। लेकिन ये बताएं सर कि जो प्रोग्राम होता है पाकिस्तान में जब से आप गए, उसमें सबसे पहले इलेक्शन की लेजिटिमेसी पे सवाल उठाया जाता है और उस वजह से इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे भी सवाल उठाया जाता है। और शरीफ लोग जैसे हमारे मोहतरम गेस्ट है बिलाल अजहर कियानी साहब, उन जैसे लोग भी, लगता है लोगों को ये होगा कि जब लोग तनकीद कर रहे हैं सारी पार्लियामेंट को कि 47 फॉर्म की पैदावार है, तो शायद बिलाल साहब भी गलत तरीके जीत के आए होंगे। सर क्या इलेक्शन करवाया आपने मुर्जा भाई? समझ नहीं आया, क्या पार्लियामेंट दिया आपने हमें? मेरी जो मुस्कुराहट थी वो निगरान हुकूमत की कामयाबी या नाकामी पर नहीं थी। अच्छा।
मेरी मुस्कुराहट इस बात पर पे थी कि आपकी मैंने तकरीर दिल पजीर सुनी। अच्छा। और जो दोनों तरफ के जो बयानात थे और दलाइल थे वो आपने दिए, लेकिन मेरी जो मुस्कुराहट है वो इस बुनियाद पे भी थी कि आपके शो के मुस्तकिल रुकन मेरे अज़ीज़ दोस्त इरशाद भट्टी साहब, जो मेरे ख़्याल में अब उनको चीफ़ जस्टिस भी कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कानूनी और आइनी मामलात पर जिस फसाहत और बलागत से उन्होंने तबसरा किया है, तो मैं हैरान हूँ कि मैं किस मुल्क में हूँ। ये वही पाकिस्तान है या कोई और है? आपने 8वीं तरमीम की बात की, एक तो वो ज़ियाउल हक साहब ने की और उनके दौर में आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को जो है वो आगे किया गया। फिर वो 58(2)B जो है वही एक तरह से परवेज़ मुशर्रफ साहब ले आए, जिसके पोलिंग एजेंट इरशाद भट्टी के जो महबूब कायद हैं इमरान खान वो थे। फिर 17वीं तरमीम को आप ना भूलें, जिसमें वो ज़रा तस्वीर निकालें ना, ज़रा दिखाएं लोगों को, जिसमें MMA और खान साहब और ये सब लोग, परवेज़ मुशर्रफ यूनिफॉर्म में उन्होंने उनको सदर बनाया। तो ये तरामीम की जो तारीख़ है वो ख़ासी लंबी है। ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि जी वो बाकी पार्लिमान बहुत अच्छी थी, ये जो पार्लिमान है इसको आइन में तरमीम का अख्तियार नहीं है, ये लोगों की मुंतखब नहीं है। जो 2018 में पार्लिमान आई थी RTS बिठा के, उस पर तो आप लोगों ने इतनी फसाहत और बलागत से ये दलाइल नहीं दिए कि ये अवाम की नहीं है। उस वक्त भी फॉर्म 45 का मसला था, उस वक्त भी यूरोपीय फाइनल रिपोर्ट में लिखा गया कि ये जो पार्लिमान वजूद में आई है, ठीक है, उसमें बड़े पैमाने पे धांधलियां हुई हैं। उस वक्त भी ये कहा गया। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 2018 के बारे में। अख्तियार नहीं है, फलां जज साहब ने ये कह दिया, फलां क्यानी साहब ने। मुझे तो मेरे ये आपके साथ जो क्यानी दोस्त बैठे हैं वो मुझे ये अच्छा क्यानी है, क्योंकि जज साहबान जो हैं उनको अपने फैसलों से बोलना चाहिए। नैब कानून अगर गलत बना है, गैर आइनी है, आपके पास अगर अख्तियार है तो उस तरमीम को गलत करार दे दें, वरना तकरीरें ना करें। तकरीरें करने के लिए बिलाल क्यानी मौजूद है, ये पार्लियामान में करेंगे। मैं आपकी तकरीर जो है वो सुन लूंगा। जो सिटिंग जस्टिस हैं उनको तकरीर करने का कोई हक नहीं है। ठीक है। बाकी ये कि जी वो फला फार्म 47 है, फला है, भाई ये मैदान भी इधर है, घोड़ा भी इधर है। आपने 10 अप्रैल 2022 से कितने इनकलाबात लाने की कोशिश की है। अभी आप करें कि जी हम कफन बांध के आएंगे, वो कफन तो नहीं बांध के आएंगे, जो कुछ बांध के आएंगे मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, ठीक है। मुर्जा भाई, मुझे सिर्फ मैंने एक बात आपसे कह रही थी, मुझे आपकी हर बात से एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ पॉइंट ये है कि जब हम 2018 या किसी भी बदतरीन एग्जाम्पल को कोट करें किसी आज के जुर्म पे पर्दा डालने के लिए या किसी आज के जुर्म को कंपेयर करने के लिए, तो वो जस्टिफिकेशन तो नहीं होती ना। हमने 2018 को भी बुरा कहा, हमने इमरान खान साहब के सिलेक्टेड होने को भी बुरा कहा, हमने उनकी बुजदार पॉलिसी को बुरा कहा, हमने उनका जिस तरह सिस्टम था, आपने भी कहा, मैंने भी कहा, सबने कहा। तो आज अगर नून लीग या ये पार्लियामान या ये किसी इलेक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम आए 2018 में थे, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्योंकि 2018 में इमरान खान ने गंद किया तो अब क्यानी साहब की जो पार्टी वो भी गंद करेगी। क्या ख्याल है मुर्जा साहब, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना सर? नहीं, बात यह है कि जो आइन कानून मौजूद है, अगर धांधली होती है तो उसका एक तरीक़ाकार है। इनके जो साबिक डिप्टी स्पीकर है वो 5 साल स्टे ऑर्डर पर चला कर गए हैं, तो आप भी इस सिस्टम को बेहतर करें। आप कहते हैं कि जी फलां जज साहब ने अपने आप को नामजद किया, भट्टी साहब भी कहते हैं। मुझे ये बताएं कि शिबली फराज को किसने नामजद किया? उन्होंने अपना नाम खुद दिया। उमर अयूब को किसने नामजद किया? उन्होंने अपना नाम खुद दिया। और उनकी जमात में लोग नहीं थे। मौलाना को भूल गए, जिससे बड़ी जफ्फियां और पपियां ले रहे थे, वो उसको भी भूल गए, वो अभी तक गुस्से में बैठे हुए हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना, वो आप लोग जो आपका पॉइंट आ गया सर, वो इनकलाब नहीं आने वाला। भाई भट्टी साहब, इनकलाब नहीं आने वाला। आप चीफ जस्टिस ना बना, जी फरमाए, चीफ जस्टिस ना बना करें आप। जी, मैं अपने मोहन जोदाड़ो के बाबा मुर्तज़ा सुलंगी साहब
साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात, निगरान हुकूमत के तर्जमान और सुरखेल और हमारे बड़े प्यारे उमर अयूब और शिबली फराज को वो जस्टिस अमीनुद्दीन से मुंसलिक कर रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं, मौलाना साहब की पपियाँ जफियाँ जस्टिस अमीनुद्दीन और आइनी बेंच और 26वीं आइनी तरमीम के खैर से जस्टिफिकेशन में कह रहे हैं, मैं कुर्बान जाऊं। अच्छा, फिर ज़रा ये भूल गए हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब भी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वही हैं जिनसे मुर्तज़ा सोलंकी साहब के महबूब कायद डील करके जद्दा गए थे और 2018 में आरटीएस जब बैठी थी, जो मैनेजमेंट हुई या धांधली हुई, अब तो ये इलेक्शन ही बैठ गया है जो आप करवा के गए हैं। अगर कोई जमहूरी मुल्क होता मेरे मुर्तज़ा सोलंकी साहब, कोई रूल ऑफ लॉ वाला मुल्क होता, कोई आइन और कानून वाला मुल्क होता, तो आपको अकाउंटेबल करता, आप पेशियां भुगत रहे होते आप सारे कि किस पहले तो आइन तोड़कर गैर आइनी तौर पर आप बैठे रहे 3 महीने के बजाय 6 महीने के, पता नहीं, और पंजाब और केपी इससे भी ज़्यादा। और फिर जब आपने इलेक्शन कराया तो मुल्क को क्या तोहफा दे के गए थे? और फिर आपके किस तर्ज अमल से लगता था कि आप गैर जानबदार हैं? आप तो जानबदार थे, एक्सटेंशन थे, आपके अंदर तो वही लोग बैठे हुए थे, आज चीमा हो, फवाद हसन फवाद हो, और कभी आपके मुंह से इमरान खान के हक में कोई एक जुमला निकला हो उस दौर में भी जब आप निगरान वज़ीर इत्तलात थे। और फिर परवेज़ मुशर्रफ वही हैं जिनमें आपके महबूब कायद नवाज शरीफ के साहब के दानियाल अजीज और जायद अहमद बावर्दी सदर मुंतखब कराने के लिए असम्बली में एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। और फिर वही दानियाल अजीज और जायद अहमद साहब नवाज शरीफ साहब की अगली जू ही आए उसमें शामिल हुए और उसके साथ मिले। तो नवाज शरीफ साहब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो इधर से पॉइंट आ गया, डील करके गए और फिर लंदन भी गए। तो नहीं ये कि एक जुमला तो मेरे मुर्तज़ा सोलंकी साहब कोई एक बता दें, कोई एक बयान आप निगरान जब आप थे तो जो इमरान खान साहब के अपने हक में दिया हो, क्योंकि आप निगरान थे, गैर जानबदार थे। जब भी आपके मुंह से सुना लगा ऐसे ही कि 76 साल बुराइयों की वजह ये इमरान खान है और महबूब कायद का आपने झंडा बुलंद रखा। पॉइंट आ गया। इसका जवाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब जरूर ब्रेक के बाद देंगे। आपने जिनको कहा कि और मुल्क होता तो इनको पेशा भुगतनी पड़ती मुर्तज़ा सोलंकी समेत इनके निगरान सेटअप को, और ये कि ये निगरान नहीं थे, कोई इमरान खान के हक में कोई जुमला नहीं, बल्कि इमरान खान के खिलाफ बोलते रहे, निगरान को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का एक फरसूदा सिस्टम है और उस सिस्टम में पॉलिटिशियंस जब हुकूमत में होते हैं तब तो वो फ़िरौन होते हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन में होते हैं तब भी किसी से कम नहीं होते। इस वक्त जो है वो क्यारी साहब, अगर मैं सही एनालिसिस करूँ तो वो यही है कि जो कुछ इमरान खान ने आपके साथ किया, जो आपको ज़्यादती मबनी लगता था, आपने झंडा उठाकर ये नहीं कहा कि कल हमारे साथ ये हुआ था, आइंदा कभी किसी के साथ ना हो, तो आज हम इमरान खान के साथ ये नहीं करेंगे, उसकी पार्टी के साथ ये नहीं करेंगे। आपने कहा नहीं, आपने कहा कि हमारी सोच ये है कि सिस्टम चलता रहे, आज इमरान फंसा है तो कोई बात नहीं, हमें से क्या, कल हम दोबारा भी फंस सकते हैं, लेकिन हम फंस जाएंगे, आज तो इसको फंसाए ना हम। आपने ये सियासी कन्विक्शन फोर साइडेड थे। आपसे मुराद आप सारी पॉलिटिकल पार्टी जो कल की ऑपोजिशन आज की वो थी ऑपोजिशन थी और आज अब पावर में है, इत्तेहादी हैं आपके और आप हुकूमत में, तो आपको अब सूट नहीं करता, इंसाफ हो या नाइंसाफ़ी हो, इमरान खान को बाहर निकलना नहीं चाहिए। उसने आपका नाम बंद किया, उसने आपके लीडर की तस्वीर बंद की, आपने ही बंद कर दिया, आपने कहा कि हम भी ये करेंगे। ऐसा ही है ना सर? नहीं जी कामरान साहब, ऐसा नहीं है। मगर इससे पहले मैं आपसे मुख्तसर सी इजाज़त चाहूँगा कि जो पहले पॉइंट बात हो रही थी ना जी, ये जुडिशल कमीशन में वोट की और ये कि एक जज साहब को जुडिशल कमीशन में सिंगल आउट किया गया था कि उन्होंने अपने लिए वोट डाला है, तो मैं ये ज़रा ज़रूर वजाहत करना चाहूँगा। वैसे तो आई डोंट थिंक इट्स आइडियल कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट करें कि किस जज ने अपने लिए वोट डाला, मगर अब क्योंकि फैक्ट बात सामने आई है, ठीक है, तो फिर ये भी सामने आनी चाहिए कि उसी मीटिंग के अंदर 2 और जज साहिबान ने भी अपने लिए ही वोट डाला। तो जहाँ पे 7-5 का वोट हुआ, 7-5 से फैसला हुआ, तो जो जजेस 5 जजेस में मौजूद थे जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीफ फारूक साहब ने उस प्रपोजल की हमायत की जिसमें टॉप जो 5 सीनियर मुफ्त जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। वैसे एक बात का कमाल है कि माशाल्लाह आपने कोर्ट को वो बना दिया है, आईनी बेंच को ऐसे ही तमाशा बना दिया सिलेक्शन को कि अब अपने हक में वोट नहीं कामरान साहब नहीं मेरे
नहीं, देखिए और ये नहीं, मैं ये साथ जरूर वजाहत करना चाहूंगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अभी वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस या बेंचेस बनते हैं तो जो टॉप 3 जो जजेस हैं वो वैसे भी तो बेंचेस फिक्स करते लेकिन माशाल्लाह वैसे भी जो बेंचेस बनाते हैं। आपकी तरमीम का ये कामरान साहब मेरा सुन लें कि 3 सीनियर मोस्ट जज जो है वो इस काबिल नहीं है कि दस्तूर को इंटरप्रेट कर सके, निचले जूनियर जो वो करेंगे और वो बैठ के तीनों दीवानी और कब्जा माफिया कत्ल के मुकदमे सुनेंगे, सीनियर मोस्ट है। ठीक है, अच्छा है, बड़ा अच्छा किया आपने। नहीं सर, ये तो आपकी बड़ी निहायत ही ट्विस्टेड एक लॉजिक है। नहीं, 2/3 अक्सरियत के तहत आइन में एक तरमीम हुई है जिसके नतीजे में जुडिशल कमीशन की रिप्रेजेंटेशन में तब्दीली आई है और जुडिशल कमीशन ही आज ये फैसला करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कौन बैठेगा और उस जुडिशल कमीशन के अंदर आज भी सबसे ज़्यादा अक्सरियत जजेस की है। तो देखिए इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह जजेस को सिंगल आउट करेंगे तो फिर ये फैक्ट्स भी सबके सामने होने चाहिए, मगर मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी मजाके की बात नहीं है। जजेस ने दोनों साइड से ही अपने हक में वोट डाला था। अब जो आपका दूसरा सवाल था कामरान साहब, देखिए नंबर 1 हम जी देखिए अगर तो इमरान खान साहब की ये तवक्को है, हम किसी को भी ना जी जेल में डालने के मकसद के लिए हम इस तरह की विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करते जो खान साहब ने बड़े शौक से की और एंजॉय की और टीवी पे आके एंजॉय नहीं किए। नहीं देखिए मैं कह रहा हूं कि खान साहब ने तो आके बड़ा अमेरिका जाके भी कहा ना, जहां पे जाके उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करनी चाहिए थी, वो कहते थे मैं नवाज शरीफ का एसी उतारूंगा, उसका बदला ले रहे हैं आप। मेक श्योर किया वो रोजाना थानेदार की तरह। नहीं सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बात की कि हम इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं। हमने सबसे ज्यादा बार बात की है कि हम सियासी जमातें आपको लगता है कि हुकूमत गिर जाएगी अगर नहीं हम तो नहीं सर, मैं ये कहता हूँ खान साहब को बाहर इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि वो 9 मई का मुजरिम है। अच्छा, इमरान इमरान खान को इसलिए बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड का मुजरिम है, वो जराइम है। ठीक है जी, मगर जहां तक बात है फिर भी हम क्योंकि एक सियासी और जमहूरी जमात हैं, हमने बार बार पीटीआई को कहा है कि कौमी इश्यूज के ऊपर सियासी डायलॉग के लिए एंगेज करें, मगर इमरान खान और पीटीआई की तरफ से बार बार क्या बात आई है, उन्होंने कहा जी हमने किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी, हमने बात सिर्फ करनी है एस्टैब्लिशमेंट से। और वो कभी पाँव पड़ते हैं, कभी गला पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं कोई 6ठी 7वां सिस्टम देख रहा हूं अपने जर्नलिज्म के दौर में, और इसमें मैं देखता आ रहा हूं कि इसी तरह पहले बेनज़ीर को करप्ट कहा जाता था, सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, आबो हवा चेंज होती थी वो प्राइम मिनिस्टर होती थी। नवाज शरीफ को हाईजैकर कहा जाता था, उसके बाद आबो हवा चेंज होती थी वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। आज अच्छी बात है आप इमरान खान को कह रहे हैं, कल आप देखिएगा यही कुछ और हो रहा होगा। आपके हाथ में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, हालात की सितम ज़रीफ़ी है जिसके आप लोग गुलाम, नॉट इन दैट सेंस बट प्रिजनर, आई वुड से प्रिजनर, यू आर प्रिजनर टू द सर्कमस्टेंसेज एंड यू विल रिमेन लाइक दैट बिकॉज यू फेल टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। मुर्जा सोलंकी साहब, मुझे सर ये बता दीजिए कि इमरान खान का अंदर रहना नून लीग के लिए ऑब्जेक्टिवली सर बताइए बेहतर ही है ना, वरना उसने आगे इनको तबाही कर रही है इनकी, कभी लॉन्ग मार्च, कभी ये रोड मार्च, कभी इकॉनमी में अच्छे काम हो रहे हैं और उसमें आर्मी चीफ ज़्यादा इनिशिएटिव उनका चल रहा है, बड़ा अच्छी बात है, और उसके अंडर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी चल रही है, लेकिन वो इमरान खान डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए हुकूमत तो नहीं चाहेगी बाहर आए। क्या ख्याल है सोलंकी साहब? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन मैं अपने भाई पिंडी भटिया वाले सरकार को ये बता दूं सर कि मुझे इस पे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मेरा ताल्लुक मौजूदड़ों से है, बल्कि मुझे इस पर फ़ख्र है। मेरा सवाल आपसे और दूसरे दोस्तों से ये है कि आप कब हड़प्पा पे और गंधारा पर फ़ख्र करना शुरू करेंगे, ये एक सवाल ज़रूर है। बात यह है कि वो फरमा रहे हैं कि जी निगरान हुकूमत के वक्त में आप गैर जानिबदार नहीं थे, इसलिए कि मैंने अडियाला वाली सरकार की शान में कसीदे नहीं पढ़े। तो मैं आपको ये कहूँ कि आप सहाफ़ी हैं और आपके पीछे रिसर्च टीम भी होगी और आप चाहें तो रिसर्च कर लें। 200 दिन हैं, 17 अगस्त 2023 से लेके 4 मार्च 2024 तक। इसमें सैकड़ों टीवी प्रोग्राम्स हैं, सोशल मीडिया है, उसमें एक मेरा कोई बयान बता दें जिसमें मैंने कहा हो कि आसिफ अली जरदारी अजीम लीडर हैं, बिलावल भुट्टो उसके बाद आते हैं, नवाज शरीफ से के मुकाबले का कोई लीडर नहीं है। अगर मैंने ये कहा हो तो फिर मुझसे तवक्को रखें कि इनका जो महबूब कायद है उसके शान में मैंने कोई कसीदे पढ़े हों। ठीक है, एक कोई बयान दिखा दें। ठीक है, ये मेरा और हमारा काम नहीं था कि हम इनके लीडर्स के लिए, जिसके लिए उन्होंने तानाजनी की कि जी वो जदा गए थे,
मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, अगर मेरा नाम बिलाल अजहर कियानी नहीं है तो वो ज़रा ये सोच समझ कर ये बात करें। अब ये कि जी वो इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए थे, वो बैठ गए, 2018 के इलेक्शन ठीक थे, उस पर भी तो तबसरा कर लेना। कामरान शाहिद उस पर बात करता है, भट्टी साहब उस पर बात करें तो फिर मैं समझूं। ये जी हमने बड़ा आइन तोड़ दिया। मुझे ये बताएं कि भट्टी साहब ने कब तनकीद की है कि गैर आइनी तौर पर इन्होंने कौमी असम्बली तहलील की? आरिफ अलवी, कासिम सूरी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, असद कैसर, आर्टिकल 6 इमरान खान, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इन्होंने आइन से धोखाधड़ी की, इनहराफ किया। जी, निगरान हुकूमत अगर 8 फरवरी को इलेक्शन करे उसके बारे में कोई फैसला है? जाए ना भट्टी साहब, आईनी बेंच बनी है, कल जाकर पिटीशन करें कि जी इन्होंने आइन तोड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला आ जाए फिर आप हमें लटका दें। तो इस तरह की जो बात है कि जी वो फलां हुआ, फ्रॉड हुआ, फलां हुआ, जी आइन तोड़ा, कोई सबूत दे दें, कोई सर आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। आइन का आर्टिकल 51 पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 51 क्या कहता है? अगर हल्का बंदी की हो रही हो और आखिरी जो सेंसस है वो नोटिफाई हो रहा हो तो पहले हल्का बंदी होगी। ये आइन में लिखा है। ठीक है, तो किस तरह की कौन सी गैर आइनी बात? सर पॉइंट आ गया आपका। जी भट्टी साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? इससे पहले मैं कुछ सवाल पुट करूं आपसे। पहली बात तो ये है भाईजान कि मुझे अपने हड़प्पा, बल्कि हमारे हड़प्पा और हमारे मोहनजोदाड़ो पर फख्र है, और आपको प्यार से बुलाया था बाबा मोहनजोदाड़ो। अगर आपको ये बल्कि आपके लिए काबिल फ़ख्र है कि आप वहाँ के बाबा हैं, यानी हमारे तारीख़दान हैं। दूसरी बात ये है कि गालिबन आपके पास भी कोई रिसर्च टीम होगी। बहुत दफ़ा बात की इस पर कि अगर कासिम सूरी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कासिम सूरी, आरिफ अलवी, इमरान खान इन्होंने गैर आइनी तौर पर असम्बली तोड़ी, तो एक पीडीएम हुकूमत गुजर चुकी है, दूसरी हुकूमत मौजूद है, आइनी बेंच बना लिया, मनपसंद के जज ले आए ये हुकूमत, तो अब ये तो कम अज़ कम लगवाएं और उनको तो अकाउंटेबल करें। और तीसरी बात यह है कि किसने कहा है कि मैनेजमेंट या आरटीएस या 20-25 सीटों पर धांधली नहीं हुई 2018 में? मैं तो इसमें कह रहा हूं कि जिस पे ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें सारे कह रहे हैं कि धांधली हुई, जीते हुए भी और हारे हुए भी, जुर्लू फिरा, और उसके निगरान आप थे। आपसे अकाउंटेबल, आप सवाल दे, इन सवालों के जवाब तहम्मुल से सुनते रहा करें और सब्र से जवाब दिया करें, क्योंकि आपके जिम्मे एक ही काम था, इलेक्शन। और वो जो इलेक्शन, आप गली मोहल्लों में चले जाएं, बाजारों में चले जाएं, कहीं चले जाएं, अपने मोहल्ले में चले जाएं, मुझे साथ लेकर, अगर कोई बंदा कह दे कि ये फेयर इलेक्शन हुए या ये 77 साल तारीख के सबसे जुल्लू ज़दा इलेक्शन नहीं है, तो मैं अपनी आइंदा के बाद बात नहीं करूँगा। तीसरी बात ये है भाईजान कि जो अभी आपने ये सारा गिनवाया कि उस वक़्त बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो हल्का बदियाँ हो रही थी तो फलाना हो रहा था, तो आपने इसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों को रद्दी की टोकरी में फेंका, आपने इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना, आपने इसी अदलिया का तमाशा बनाया, आपने इलेक्शन नहीं करवाया। तो 90 दिन के अंदर जब हम पूछते थे कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाएंगे तो आप कहा करते थे इसके बाद तो इसके बाद तो आइन खामोश है। तो अगर आइन खामोश था तो आप क्यों खामोश रहे? आपको बोलना चाहिए था। जिस आइन की आप हमें कस्में देते हैं, जिस जमहूरियत को कहते हैं कि सलाम ठोको, जिस पार्लियामेंट को कहते हैं कि तकद्दुस, मेरा अगला सवाल है भट्टी साहब, इमरान खान के उसके लिए भी तो कुछ करें। ये सूट करता है नून लीग को कि इमरान खान बाहर आ जाए? जी जी, कि नहीं सूट करता? और क्यों नहीं करता सूट? अगर नहीं करता तो ये सूट करता है नून लीग को कि वो अंदर रहें। नून लीग को क्या सूट करता है? नून लीग को खैर से यही सूट करता है जो उनको सूट कर रहा है। नून लीग तो क्या, नून लीग की बात करें सर, नून लीग तो आप बताएं कि उनके कायदे आला वो सियासत कर नहीं रहे। बाकी अभी पंजाब आप देख चुके हैं कि स्मोक में सांस लेना मुहाल है और वज़ीर माहौलियात स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। तो क्या नून लीग की बात करें? किसान रुल गया, ज़रात रुल गई, उसके बाद ये सुबह लगते हैं शाम तक ये बस पीटीआई इमरान खान, पीटीआई इमरान खान। पीटीआई इमरान खान को 9 मई के लिए रियासत मौजूद है।
रियासत जो हमसारों की रियासत है, फ़ौज जो हमसारों की फ़ौज है, जिस पे हमारी जान कुर्बान, ये मौजूद है, ये सज़ा दिलवा लेगी 9 मई की। आप इनमें हलकान ना हो, आप परफॉर्मेंस, गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। आपका पॉइंट आ गया। आपका पता है कामरान भाई, 2 जुमले पता है वज़ीर ख़जाना साहब, इस मरतबा सुना जा रहा है कि पाकिस्तान की 77 साला तारीख का एक महंगा तरीन कर्जा 11% सूद पर $800 मिलियन लेकर आए हैं, और आप फरमा क्या रहे हैं कि अब कोई मुल्क हमें कर्जों में तोसी नहीं देना चाहता। पॉइंट आ गया मईशत जिसके ये कैरी साहब, झंडे गाड़ रहे हैं। कैरी साहब, अगली तरमीम भी आ रही है जल्द अज जल्द। जी, अभी तो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर तरमीम या कोई भी लॉ मेकिंग, कानून साजी, आइन साजी पार्लियामेंट का हक भी है और पॉसिबल भी है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिस दिन 26वीं आइनी तरमीम पास भी हुई थी, तो उस दिन आपको याद होगा कि वोटिंग से कबल कौमी असम्बली में सब जमातों ने तकरीबन, या उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स ने या लीडर्स ने वहाँ पर तकारीर की थी। तो उसमें MQM ने फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एक कानून उन्होंने तजवीज़ किया है, वो अब तजवीज़ पेश कर रहे हैं। तो इसलिए के पॉसिबल ज़रूर है कि कभी कोई फ्यूचर में आ सकता है, मगर अभी मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है जो इमिनेंट है, या कोई ऐसी आइनी तरमीम जो भी आइंदा। मैं कोशिश करता हूँ जी ब्रेक के बाद सोलंकी साहब से राय जानने की मजीद। फिलहाल तो पाकिस्तान के मामला ऐसे ही चलते रहेंगे, यही सुप्रीम कोर्ट है, यही पार्लियामेंट में से इत्तेफाक कीजिए, सब्र कीजिए और मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।